हेलो एस्पिरेंट, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञान तत्व में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को पढ़ाने के लिए हेल्प करती हूँ। सीटेट का पेपर आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और डाउट्स को क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। और आज हम 2019 के दिसंबर का पेपर देखेंगे और पेपर 2 सीडीबी सेक्शन सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Noor forget to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor statement represent dash orientation typically dash stage। मतलब कि नूर एक जो बच्ची है वो अपना टिफिन तानिया के साथ शेयर करती है और जिस दिन वो नहीं लाई होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ शेयर करो, क्यों? क्योंकि मैंने कल तुमको खिलाया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ये कौन से स्टेजेस में आता है? तो आप लोग को पता है लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिए थे? 3 आपके लेवल्स दिए थे और आपके 6 क्या दी थी? स्टेजेस दी थी, जहां पे आपका प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल 3 चीजों की बात की थी। तो ऑप्शन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल, बीइंग नाइस कन्वेंशनल और एक्सचेंज कन्वेंशनल। बेटा ये कन्वेंशनल नहीं होगा, यहाँ पे प्री कन्वेंशनल हो गई, तो गलत प्रिंटिंग हो गई थी, ठीक प्री कन्वेंशनल होगा। तो आप लोग को पता है जो पहला स्टेज होता है हमारा प्री कन्वेंशनल का, एक्सचेंज वाला जो स्टेज होता है जिसको हम टिफिन स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, टिफिन एक्सचेंज स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे का इंटेंशन क्या होता है कि वो वही काम करता है कि उसको आगे फ्यूचर में रिवॉर्ड मिले, या वो ये अपेक्षा करता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसके साथ वही चीज करे। तो एक एक्सचेंज के लिए, एक इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज के लिए जो काम किया जाता है वो आपका एक्सचेंज स्टेज में होता है, जो कि आपके पहले लेवल में प्री कन्वेंशनल में आता है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, widely held belief about typified characteristic deemed appropriate for different sexes in the society are refers to। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? अब आपको ये बताना है कि जो समाज में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे सोसाइटी में ये चीज बताई जाती है कि जो जो डिफरेंट सेक्सेस, मतलब कि मेल फीमेल को क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रोल क्या है, वो चीज आप किस चीज में कंसिडर करोगे? तो बेटा ऑप्शन देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे पक्षपात करना, तो यहाँ पे पक्षपात की बात नहीं हो रही है। जेंडर रोल कि लड़की का क्या रोल है, क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, और लड़के का क्या रोल है, मतलब रोल एज एन कि लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, तो वो चीजें। या जेंडर आइडेंटिटी, मतलब कि जो लड़का लड़की है वो अपने में ही क्लियर है कि हमारा क्या रोल है, क्या क्या चीज हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसकी बात करता है। लेकिन जेंडर स्टेरियोटाइप क्या करता है कि लड़की ही ये काम करेगी और लड़का ही काम करेगा। लड़के का काम रोना नहीं होता, लड़की का काम रोना होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कह सकते हैं कि जेंडर स्टेरियोटाइप इस सिचुएशन को एक डिफाइन करने का एक सही आपका टर्म है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम where father is involved in household work and mother is doing adventure activities। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जो फादर है वो किसमें इन्वॉल्व है, कि जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जो क्रिया होती है, काम होती हैं, जो जनरली ये कहा जाता है कि औरतें को करना चाहिए, और मदर क्या है, एक एडवेंचर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जनरली ये कहा जाता है कि मेल को करना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये किस चीज पे फोकस कर रही है? ठीक, तो ऑप्शन देखिए, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, ये क्या कर रही है, जेंडर बायसनेस को बढ़ा रही है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम कर रही है कि मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मेल का काम फीमेल भी कर सकती है, फीमेल का काम मेल भी कर सकता है। इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब कि लड़की आगे जाकर क्या बनेगी और लड़का आगे जाकर क्या बनेगा, मर्द बनेगा, औरत बनेगी। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात को बढ़ाता है।
तो बेटा यहाँ पे ये क्या करता है, रिड्यूस क्या कर रहा है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कहीं ना कहीं उसको कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज बच्चा समझता है कि ऐसा नहीं है कि खाना बनाने का काम हमारी मम्मी का है और एडवेंचर पे जाने का, बाहर घूमने का, बाहर निकलने का काम हमारे पापा का नहीं, दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, मतलब कि वाइगोस्की को अकॉर्डिंग जब अडल्ट किसी को सपोर्ट करता है ताकि बच्चा अपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, प्रॉक्सिमल से आपका पोटेंशियल पे जा सके, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहता है? सबसे पहला देखिए डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड इंटर सब्जेक्टिविटी। तो अगर हम वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बात करें, वाइगोस्की ने दो चीजों की बात की थी, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की बात की थी। जेडपीडी क्या है? वो एरिया है जहां पे बच्चा के साथ क्या क्रिएट हो जाता है, एक पॉज क्रिएट हो जाता है। स्कैफोल्डिंग क्या है? वो प्रोसेस है, वो टेम्परेरी हेल्प जो एक अडल्ट क्या देता है, एक बच्चे को देता है ताकि बच्चा अपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप कब होता है? तो ये चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके स्टेजेस सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। जीन पियाजे ने स्टेजेस दिए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और आपका फॉर्मल ऑपरेशन। जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग लगाने लगता है, हाइपोथेसिस पे जाने लगता है, तो वो आपका स्टेज आपका क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का कहलाता है, जो कि हमें देखने को कब मिलता है, जब बच्चा आपके जब बच्चा आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होगा, फाइनल स्टेज में होगा। इस एज में, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। सेंसरी मोटर की स्टेज क्या होती है बेटा? 0 to 2, प्री ऑपरेशनल की 2 to आपका 7, ठीक, देन 7 to 11 होगा, ठीक, देन आपका 11 टू अप होगा। कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि 15 तक रहेगा आपका, जो आगे तक जाएगा ये स्टेज। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। अब ये हमें बताना है कि किस, मतलब किसके अकॉर्डिंग किसने ये कहा है कि बच्चों के डेवलपमेंट में जो सोशल प्रोसेस होता है और कल्चरल थिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करने में। तो अगर हम सोसाइटिकल फैक्टर्स की बात करें तो आप लोग को पता है कि जो हमारे लेव वाइगोस्की साहब है, इन्होंने सोशल फैक्टर को ध्यान दिया था। आपके जीन पियाजे ने किसको, हेरिडिटिकल फैक्टर को ध्यान दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की बात की थी और सोशल डेवलपमेंट की बात किसने की थी, लेव वाइगोस्की साहब ने की थी। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, मतलब कि अकॉर्डिंग, मतलब कि जो पियाजे साहब हैं, अगर उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टीचर को जो ग्रेड 6 to 8 बच्चों को पढ़ा रही है उसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या चीज करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बच्चों के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्करेज करना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिफर्स टू रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम को पेश करना चाहिए जहां पे रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन हो, बच्चा दिमाग लगा सके। या यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल, आपको एक ठोस मटेरियल का यूज करके बच्चों को समझाना चाहिए। या सोली प्रेस्क्राइब सिलेबस, मतलब सिर्फ सिलेबस पे बेस्ड होना चाहिए। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना चाहिए जहां पे बच्चे की रीजनिंग डेवलप हो, बच्चा दिमाग लगाना, तर्क करना सीखे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ मूव करे। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, as per Howard Gardner theory of multiple intelligence, what would be the characteristic of a person with logico-mathematical intelligence? अब लॉजिको, आपके हॉवर्ड गार्डनर ने कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें से लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि बच्चे के अंदर जो मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लॉजिकली वो चीजों को सॉल्व कर सकता है, चीजों को समझ सकता है, मैथ्स लगा सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को लॉजिको मैथमेटिकल में डाला गया था। अब आपको करेक्ट मैच बताना है। सेंसिटिव टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग, म्यूजिकल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में आ जाएगा।
एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल सिस्टम, ये भी आपके म्यूजिकल में आ जाएगा। लेकिन सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल्स लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, मतलब कि यहाँ पे जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और पैटर्न होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब बच्चों के अंदर की एबिलिटी रहती है जिनके पास ऐसी इंटेलिजेंस होती है वो चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the process by which children develop habit, skill, values and motives that make them responsible, productive member of the society, मतलब कि वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे बच्चा हैबिट्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को, ये सब चीजों को सीखता है और रेस्पॉन्सिबल बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। ऑप्शन देखिए, सोशलाइजेशन, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग, डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलाइजेशन, समाजीकरण ऐसी प्रतिक्रिया होती है जहां पे बच्चे स्किल्स को, वैल्यूज को सीखते हैं, समझते हैं, मोटिव को समझते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर हर बार देखते हैं मतलब कि हेरिडिटी एनवायरमेंट से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग को हमेशा मैंने बताया कि डेवलपमेंट हमारा दोनों के इंटरसेक्शन से मिलके बना हुआ है, दोनों ही इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो सिर्फ हेरिडिटी नहीं इन्फ्लुएंस डालेगा ना इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डालेगा, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, केवल हेरिडिटी रीजन है नहीं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, टोटली सिर्फ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा नहीं। नाइदर हेरिडिटी नॉर, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं, या हेरिडिटी इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही, दोनों ही आपस मतलब दोनों का इंटरप्ले ही इन्फ्लुएंस डालता है, तो ये राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। अब बेटा अगर हम बात करें, हम हमेशा पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, चीजों को करके एक्टिवली चीजों को सीखता है, ठीक। तो एक पैसिव रेसिपिएंट बच्चा नहीं है, रिप्रोड्यूस सिर्फ कह सकते हो ज्ञान को दोहराना, बार बार रिपीट करना या रिप्रोड्यूस करना, सिर्फ ये मोटिव नहीं होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। या ऑप्शन देखिए, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन, टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चा दोहराता नहीं। ये यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज क्या होगी, इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, नॉलेज हमेशा कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय द लर्नर, तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड, अब मैंने कल ही आप लोग को कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ाया था और कराया था, तो वीडियो जाके देखिएगा। ओनली फॉर्मेटिव, ओनली समेटिव, नाइदर फॉर्मेटिव समेटिव, बोथ फॉर्मेटिव, बिल्कुल सही। जो सीसीई होता है बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इंक्लूड करता है। फॉर्मेटिव मतलब आपका क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव मतलब क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, सॉरी ऑफ लर्निंग, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype resultant stereotype threat, a teacher initial steps can be, मतलब कि आपकी कक्षा में के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्रों में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामित रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए, मतलब कि एक बच्चा है जिसको बार बार ये बताया जाता है कि उनके कम्युनिटी के लोग वो लोग एकेडमिक में अच्छे नहीं होते हैं, तो इस तरीके की स्टीरियोटाइपिंग को टीचर कैसे रिड्यूस कर सकता है, बाय इग्नोर करने से, by organizing competition करने से, by suggesting the student to leave academic and join some other domain, मतलब कि बच्चों को ये कह देना कि वो academic को ही छोड़ दें और कुछ और करें, या presenting stories and example of role model from different social, बिल्कुल सही। हमें क्या करना है, बच्चों के सामने डिफरेंट एग्जाम्पल को प्रेजेंट करना है, रोल मॉडल को, जो अलग अलग वर्ग से होके, अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने हमारा संविधान लिखा था, ठीक।
तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हो। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, हर एक बच्चे के पास पोटेंशियल होता है चीजों को सीखने का, समझने का अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल लर्नर, मतलब कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो डिसेबल बच्चे उनके तरफ सिंपैथी रखना, या यूज लेबल एज हैंडीकैप चाइल्ड, हैंडीकैप रिटार्डेड चाइल्ड, बच्चों को मतलब लेबल यूज करना और उनको कैटेगराइज कर देना, या पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड, बच्चों को गिफ्टेड स्टूडेंट को सिर्फ अटेंशन पे करना। ये ऑप्शन गलत है, हैंडीकैप नहीं यूज करते हैं, चाइल्ड विद आप कह सकते हो फिजिकल डिसेबिलिटी यूज करते हैं, पिटी आपको सिंपैथी नहीं दिखाना, ये बिलीव करना है कि हर एक बच्चे के पास अपना पोटेंशियल होता है और हर एक बच्चा अपने में ही अपनी एबिलिटीज, मतलब अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा तो बाकी सारी चीजों में नहीं अच्छा, ऐसा नहीं मानेंगे। हो सकता है उनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती चीजों को सीखने की, उस चीज को हमको समझना होगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट शोज फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एक कक्षा में बच्चा डिफरेंट डिफरेंट साइन को शो करता है। पहला देखिए, पढ़ने में प्रति चिंता, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित है पढ़ने में, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, शब्द या अक्षर नहीं पहचान पाता है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, जो वोकैबुलरी स्किल होती है बच्चे के अंदर पुअर होती है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करना, मतलब कि जो पहले चीजें हैं उनको समझने याद करने में उनको कठिनाई होती है। तो ये किस तरीके के किस चीज में इंडिकेट करता है? ऑटिस्टिक, क्रिएटिव, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। तो आप लोग को मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ा है, ये बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, उसको कहीं से कम्युनिकेशन या एक रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं है, उसका क्रिएटिव भी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। ये बच्चा क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं उसको पढ़ने समझने में डिसलेक्सिया आप जिसे कह सकते हो, उसको रीड करने में दिक्कत हो रही समझने में। तो राइट आंसर विल बी आपका 3rd होगा, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a teacher address need of specially abled learner in an inclusive classroom by, मतलब कि जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम है वहां पे टीचर को किस क्या यूज करना चाहिए, किस तरीके से जो जो डिसेबल लर्नर है वो मोटिवेट हो, कह सकते हो आप, किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए उनको। सबसे पहला देखिए, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, मतलब बार बार बच्चों को एक ही चीज कराना और पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करके उनका असेसमेंट करना, या फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्टिंग दी स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म तरीका यूज करना बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या गिविंग लॉट ऑफ रिटन होमवर्क, ज्यादा से ज्यादा रिटन होमवर्क देना, स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग आंसर, कि बच्चे कॉपी करें चीजों को, या डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें डेवलप करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बाय एनालाइजिंग नीड एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, एक टीचर जो क्रिएटिव लर्नर है क्लासरूम में उसको किस तरीके से इंकरेज कर सकता है, बाय एम्फसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, डिफरेंट डिफरेंट सोच रखता है, उसको डिस्करेज करना, इंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, मतलब कि बच्चों के अंदर जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव सोचने की चीज है उसको इंकरेज करना और अप्रिशिएट करना उनका ओरिजिनल आइडिया, या डिस्करेज स्टूडेंट बाय टेकिंग रिस्क अंडरटेकिंग चैलेंजेस, मतलब बच्चों को डिस्करेज करना कि वो रिस्क ना ले और चैलेंजेस को ना फेस करे। तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को इंकरेज करना ताकि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव को क्या कर सके, इंकरेज कर सके, अप्रिशिएट कर सके उनका ओरिजिनल आइडिया। तो 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेने से बच्चा मोटिवेट होगा, रिवॉर्ड देने से मोटिवेट होगा, या सिर्फ लेक्चर मोड देने से मोटिवेट होगा, या showing genuine interest in the content matter and having concern for children overall well-being and learning, मतलब कि जो genuine matter है वो चीज आपको क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना है ताकि बच्चों की लर्निंग क्या हो सके, ओवरऑल इम्प्रूव हो सके
तो यही आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। तो इस चीज को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, मतलब एक एग्जाम्पल है इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी सॉल्विंग कि आपको क्या बताना है, एक एग्जाम्पल बताना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन, मतलब कि कोई अटेंशन ना पे करना व्हेन इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन। फंक्शनल फिक्सनेस, मतलब फोकस करना ओनली कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या रेस्पॉन्स एंड गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग प्रॉब्लम, एक ही तरीके को ढूंढ के मतलब रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम को। या मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या करना है, मीन एंड एनालिसिस करना है। क्यों, ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जिससे हमें एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन मिलता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बच्चे की, और हम डिफरेंट डिफरेंट सब गोल्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो राइट आंसर विल बी आपका 4। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not an effective strategy for teaching learning, कौन सी हमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है उसके बारे में बताना है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल सही, ऐसा करना चाहिए। बच्चे गेसेस लगा रहे हैं, बच्चों को इनकरेज करना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका सोच सके। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करके चीजों को सीखे। डायलॉग एंड डिस्कशन, बातचीत करके सीखे। लेकिन फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर हमें ध्यान केंद्रित करना, बार बार रिपीट करने पर केंद्रित करना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन अ टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, ऐसे बच्चे जो नॉन अटेंटिव है उसको टीचर कैसे डील कर सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, बच्चों को बाहर भेज देना। स्कोल्ड देम फ्रीक्वेंटली, उनको डांटना। टॉक देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, मतलब बच्चों से बात करना और उनके डिसइंटरेस्ट का कारण जानना। या गिव देम लॉट ऑफ वर्कशीट एट होमवर्क, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे देना। तो राइट आंसर क्या होगा कि बच्चों से बातचीत हमको करनी है, हमको उनके रीजन को फाइंड करना है, उनके डिसइंटरेस्ट के रीजन को फाइंड करना है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, बच्चा यहाँ पे भगवान है, हमको बच्चे को रख के ही सारी चीजें सोचनी है, बच्चों के हित में ही सोचनी है। तो राइट आंसर विल बी आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सच एज डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या हमको सजेस्ट करता है, देखिए सबसे पहला देखिए, प्रायर नॉलेज फॉर द लर्नर, क्या चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों के कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रूट मेमोराइजेशन। रटना गलत बात है, पनिशमेंट गलत बात है, कंडीशनिंग गलत है। आपका क्या हो जाएगा, बच्चे के जो पूर्व ज्ञान होता है, जो प्रायर नॉलेज होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चे के कंस्ट्रक्शन और नॉलेज में, क्योंकि उसी से बच्चा ऐड ऑन करके चीजों को मॉडिफाई करके चीजों को सीखता है, समझता है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना, इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। अब नेव थ्योरी का मतलब क्या है, ये आपकी कह सकते हो कॉमन सेंस थ्योरी भी कही जाती है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपको करा चुका है, तो आप लोग ने जिसने भी देखा होगा उनको ये इसका आंसर पता होगा। जो ये नेव थ्योरी है, इसको कॉमन सेंस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने पर्सपेक्टिव को साथ ही साथ सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझता है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो सोच सकता है, मतलब उनकी चीजों को समझना और खुद को भी समझना। तो जो ऐसा जो फेनोमेनन है, ये इस चीज को एज एन टीचर शुड क्या करना चाहिए, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, या dismiss these ideas that children have, ignore children ideas and theories, and scold the children for having these ideas that interfere with her teaching। यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को जो खुद का आइडिया, खुद की बिलीव है, उस चीज को बच्चों को क्या करना है, स्कोल्ड करना है या उनको इग्नोर करना है, ये भी गलत बात है। या डिसमिस कर देना कि बच्चे अपने आइडियाज को प्रेजेंट ना करें, नहीं, ये एज एन चैलेंज दिस कंजप्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की को चुनौती देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बच्चा जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, मान लीजिए किसी भी चीज को, किसी के भी बारे में, हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को चैलेंज करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को चलाएगा, चीजों को समझेगा, अपने आइडियाज पे, अपने थिंकिंग पे क्या करेगा, गौर करेगा। इससे बच्चे का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, ये भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लेकिन ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं अलग है।
कॉग्निशन और इमोशन दोनों ही अपने में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है कि सिर्फ एक इमोशन ही सिर्फ इन्फ्लुएंस डालता है या कॉग्निशन ही इन्फ्लुएंस डालता है, ये भी बात नहीं कहते। ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों के इंटरप्ले से ही चीजें चलती हैं। हमारा दिमाग, हमारा अगर इमोशन कंट्रोल में है तो हमारा दिमाग सही चलेगा, अन्यथा सही नहीं चलेगा। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। अब लर्निंग कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? सबसे पहला देखिए, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। बच्चे का इंटरेस्ट है तो लर्न करेगा बच्चा। ठीक, इंटरेस्टेड फील है तो अच्छे से लर्न करेगा। इमोशनल हेल्थ, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया इमोशन और कॉग्निशन रिलेटेड है। पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही, जो हम पेडागोजी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, कहीं ना कहीं उनके लर्निंग में इफेक्ट करता है। या सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही, जो बच्चों के सोसाइटी और समाज है वो भी बच्चे की लर्निंग में काफी कुछ हेल्प करता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर विल बी 4th, ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ ये सारे फैक्टर्स बच्चों की लर्निंग पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आपको बताना है कि कौन सा मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल, रेपिटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो बेटा सोशल इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटना, रिवॉर्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SRR और एसोसिएशन, ये आपका इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से बच्चा समाज में चीजों को सीखता है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन करता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने एजेंट से। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when students rapidly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn reward that is not directly related to that activity such as earn star badge, they are likely to, मतलब कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में किस चीज की संभावना उत्पन्न होती है? मतलब कि एक बच्चा जो है बार बार एक ही एक्टिविटी करता है ताकि उसको एक अलग से चीज मिल सके, एक रिवॉर्ड मिल सके जिसका वो इंटेंशन है, बट उस चीज से वो रिलेटेड नहीं, जैसे कि बैच पाना, स्टार पाना, हमको कितने स्टार मिल रहे हैं, हमेशा वो चीज पाने के लिए काम करता है। तो बच्चे के अंदर क्या चीज डेवलप हो जाएगी? डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, enjoying learning for the sake of understanding, persist in doing activity even without reward, या as mastery goal for themselves rather than work to please them। मतलब कि लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस होगा? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? इससे लॉन्ग टर्म गोल नहीं, इससे शॉर्ट टर्म गोल आपके अचीव होंगे। persist in doing activity even without reward, मतलब कि जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब भी वो एक्टिविटी कर सकता है? नहीं, जब बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के लिए एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड चाहिए। देन एंजॉय लर्निंग, बच्चा यहाँ पे एंजॉय कर रहा है चीजों को लर्न करने के लिए, बिल्कुल गलत है। आपका क्या होगा? बच्चे के अंदर एक मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो गया, वो हमेशा तभी सीखेगा या तभी काम करेगा, उसके लिए उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो बच्चा चीजें करेगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड का क्या है वो चीज हमें बताना है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, हर कल्चर में एक तरीके से सेम है ऐसा नहीं है, हर एक कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बच्चों का नर्चर होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी हो सकता है। और ऑप्शन देखिए, दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एबल, बच्चे एबल होते हैं और उनको सिविलाइज्ड करना ये गलत बात है। That children begins with nothing at all and their characteristic are shaped entirely by environment, मतलब कि बच्चे किसी भी चीज, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जन्म नहीं लेते हैं और पूरा पूरा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है उनको शेप करने में। तो ये भी बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी भी उनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। तो राइट आंसर विल बी एज इन सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये समझो, जो चाइल्डहुड का फेज होता है वो हर एक डिफरेंट समाज में, हर एक डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट चीज होती है, और ये एक तरीके से समाज में रह के सोशल कंस्ट्रक्शन करने का आपका फेज होता है। तो आप ये कह सकते हो राइट आंसर विल बी सेकंड, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड कौन सा है आपका? 4 से 7 की अवस्था है, आप लोग ने पढ़ा होगा। अर्ली चाइल्डहुड है आपका 2 से 4, 4 से 7, ठीक। फिर उसके बाद 7 से आपका 11 आपका कौन सा होता है? एडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंस का होता है। फिर उसके बाद एडल्टहुड का होता है। तो मिडिल चाइल्डहुड में क्या चीज आपकी कैटेगरी होगी? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर एट वेरी रैपिड पेस। फिजिकल ग्रोथ जो होती है बच्चों की बहुत ज्यादा रैपिड पेस में होती है, यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज साइंटिफिक रीजनिंग, नहीं बच्चा यहाँ पे एडल्टहुड में जब पहुंचता है तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। देन चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, ये ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन देखिए, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी मोटर आपकी सेंसेस, आपके इन्फेनेसी स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा सेंसर से सीख रहा है। तो बेटा इस आपके मिडिल चाइल्डहुड एज में बच्चा क्या होता है? लॉजिकली चीजों को सोचने लगता है, बाय मतलब वो कॉन्क्रीटली ऑब्जेक्ट से और चीजों को देख के चीजों को समझने लगता है, लॉजिकली सोचने लगता है। तो राइट आंसर विल बी आपका थर्ड। तो हर एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा सही तरीके से, वरना ऐसे क्वेश्चंस करने में आप असमर्थ हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली एंड नेबरहुड आर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, बस क्वेश्चन का तरीका, ऑप्शन का तरीका अलग अलग होता है। जो हमारी फैमिली और नेबरहुड होती है हमारे लिए क्या है? एक प्राइमरी सोशलाइजेशन है, यहाँ पे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पूछ रहा है। साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे के साइकोलॉजिकल एजेंसी नहीं। प्राइमरी सोशलाइजेशन सोशलाइजिंग एजेंसी बिल्कुल सही है, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। मिडिल नहीं होगी, सेकेंडरी नहीं होगी, सेकेंडरी में आपके स्कूल्स वगैरह आते हैं। तो राइट आंसर विल बी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी विल बी राइट आंसर सेकंड। तो बेटा ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से दिसंबर 2019 का पेपर 2 का क्वेश्चन पूछा था। पेपर 2 में जनरली सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, और अब तो और लेंदी आ रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपका ज्वाइन कर दिया गया है। तो एग्जामिनेशन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इसी तरीके से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी रिविजन और प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकेगी। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।